Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Global Gender Gap Index report of 2022. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view. सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है. इट्स एन इंडेक्स विच इज़ पब्लिश्ड एनुअली इन ए रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जैसा कि नाम से ही काफ़ी इंट्यूटिव है कि इस रिपोर्ट के अंदर ये जो इंडेक्स है उसमें दुनिया के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द लाइफस्टाइल ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज़. वहाँ पे जेंडर पैरिटी कितनी है, यानी कि महिलाओं के और पुरुषों के जीवन शैली में कितना अंतर है. तो जितना ज़्यादा अंतर होगा रैंकिंग उतनी ख़राब होगी, जितना कम अंतर होगा रैंकिंग उतनी अच्छी होगी. तो इस बार की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश हुई है इसमें दुनिया के 146 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है. और ये जो रैंकिंग दी गई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, इसको मेनली 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे दिया गया है. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि विमेन या मेन को कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें कितना डिफरेंस है, एजुकेशन में कितना डिफरेंस है, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. पॉलिटिकल अरीनाज में मेन को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विथ रिस्पेक्ट टू विमेन, इसके बेसिस पे भी कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है. ये जो रिपोर्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है. इस रिपोर्ट को पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था, तब से ये हर साल पब्लिश किया जा रहा है. अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 की हम बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ ये हैं. सबसे ऊपर है आइसलैंड और उसका स्कोर है 0.908. तो परसेंटेज में भी ये स्कोर निकलता है या फ्रैक्शन में भी निकलता है. परसेंटेज में इसका स्कोर है 90.8%, फ्रैक्शन में है 0.908. तो जितना ज़्यादा स्कोर यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप में उतना ही बेहतर रैंक, और इसका जितना बेहतर रैंक या जितना ज़्यादा स्कोर उसका मतलब है कि वहाँ पे जेंडर गैप उतना ही कम है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंट्री का मान लीजिए स्कोर 1 हो जाता है, उसका सरल सा मतलब है कि वहाँ पे कोई भी जेंडर गैप नहीं है. किसी भी कंट्री का स्कोर अगर 0 हो जाता है तो वहाँ पे कंप्लीट इनइक्वालिटी है. ऑफ कोर्स कंप्लीटली 1 या 0 होना पॉसिबल नहीं है, तो ऑल कंट्रीज आर बिटवीन दैट 0 to 1. 1 तो चलिए हो भी सकता है, लेकिन एक बात अभी समझ आ रही है कि इस आप स्केल को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पे भी वीमेन थोड़ी तो बैकवर्ड लाइफस्टाइल बिता रही हैं. तो आइसलैंड जो इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पे है, वहाँ पे भी कम्प्लीटली 1 तो नहीं है, यानी कि कम्प्लीटली मेन और वीमेन के लाइफस्टाइल में पैरिटी तो नहीं है. थोड़ी बहुत तो इनइक्वालिटी है ही, येट काफ़ी हद तक इनइक्वालिटी को उन्होंने मेकअप किया है विथ हाई स्कोर ऑफ 0.908. फिर है फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड. मज़ेदार बात यह है कि 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, रवांडा, नामीबिया, ये भी हैं, निकारागुआ भी है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ देम आर यूरोपियन कंट्रीज़. यूएस नहीं है लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसमें हैं. अगर इंडिया के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब है, और ये रैंक आपको याद रखना होगा. कभी भी इंडियन सोसाइटी, स्पेशली स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी पे सवाल आ जाए तो आपको ये रैंक लिखना चाहिए. तो आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इंडिया इज़ रैंक्ड एट 135. और पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो ख़राब परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि पिछले साल 156 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई थी, उसमें इंडिया का रैंक था 140. इंडिया का अगर स्कोर देखा जाए तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड स्लाइटली. इट हैज़ इम्प्रूव्ड. लास्ट ईयर इट वाज 62.5% या फ्रैक्शन में कहें तो 0.625. उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है. इस बार है हमारा स्कोर 62.9%, लेकिन रैंकिंग तो वैसी ही की वैसी ही है, लगभग 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़. वी आर स्लाइटली बेटर दैन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. अब देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के लास्ट और सेकेंड लास्ट कंट्रीज़ हैं एज़ फार एज जेंडर पैरिटी इज़ कंसर्न्ड. अफगानिस्तान तो बहुत पीछे है, 43% पे है.
उससे काफ़ी अच्छा स्कोर है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान पीछे से दूसरे नंबर पे है। इंडिया का भी स्कोर कुछ बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया इज़ एट 135 विद स्कोर ऑफ 62.9%। अगर पूरे साउथ एशिया में बात की जाए तो बांग्लादेश इज़ हैविंग हाईएस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस एज फार एज जेंडर पैरिटी इज़ कंसर्न्ड। अब अलग अलग इंडाइसेस में बात की जाए, ये जो 4 इंडाइसेस मैंने बताया, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 पैरामीटर्स पे रैंकिंग दी जाती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो चारों पैरामीटर्स में भारत का स्कोर कैसा है उसको एक एक करके देखते हैं। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट और इन मिनिस्टीरियल पोजीशन। इसमें हमारा रैंक सबसे अच्छा है। आउट ऑफ ऑल द 4 पैरामीटर्स यहाँ पे हमारा रैंक है 48, जो कि काफ़ी अच्छा है। रैंक अच्छा है लेकिन स्कोर फिर भी ख़राब है। स्कोर इन दिस पैरामीटर इज़ ओनली 0.267। तो इससे ये पता चलता है कि पूरे दुनिया भर में विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी भी ख़राब है। इंडिया का इतना ख़राब स्कोर होने के बावजूद भी वी आर इनटू टॉप 50। आइसलैंड की बात की जाए तो इट इज़ नंबर 1 विथ स्कोर ऑफ 0.874। बांग्लादेश इसमें काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस है विथ रैंक 9 इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विथ स्कोर ऑफ ओवरऑल 0.546। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ये बताता है कि विमेन का कितना बेहतर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उनको कितनी इक्वालिटी है एज़ फार एज वेजेस की बात की जाए तो मेन के, यानी कि अगर मेन और वीमेन बराबर का काम करते हैं तो क्या उनको बराबर का वेजेस मिलता है या नहीं, कितनी उनको इकोनॉमिक फ्रीडम है। इन सब के बेसिस पे इस पैरामीटर में रैंकिंग निकलती है। और इंडिया का स्कोर काफ़ी ख़राब है, 146 में से हमारा स्कोर है 143। तीसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशनल अटेनमेंट में लिटरेसी रेट पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा इनरोलमेंट रेशियो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे जो इनरोलमेंट है उसमें उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। इंडियाज़ रैंक इज़ अगेन वेरी पुअर, 107 आउट ऑफ 146। ये इंडिविजुअल रैंक याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पे रैंकिंग दी जाती है। इंडिविजुअल अगर रैंक आपको याद रखना है तो आप इसमें याद रखो, हेल्थ एंड सर्वाइवल में। हेल्थ एंड सर्वाइवल में सेक्स रेशियो एट बर्थ पे फोकस किया जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन दोनों के बेसिस पे मेल और फीमेल को कंपेयर किया जाता है। सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें क्या सेक्स रेशियो है, तो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें इंडिया की रैंक सबसे ख़राब है। वी आर प्लेस्ड एट 146 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी कि इवन वर्स दैन अफगानिस्तान अगर विमेन की सेक्स रेशियो एट बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो। यानी कि यहाँ पे इससे एक बात पता चलता है कि द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल फीटिसाइड इज़ येट very prevalent despite PCPNDT Act and other regulatory norms। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप मेनली नासा ने, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, उसने लॉन्च किया है इन जॉइंट वेंचर विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये रिप्लेस करेगा हुब्बल स्पेस टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप्स क्या करते हैं ये आपको पता ही होगा, और दुनिया में अलग अलग जो कॉस्मिक लाइट्स हैं, रेडिएशंस हैं, उनको वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे यूनिवर्स के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगा और इस लाइट के बेसिस पे फिर हम यूनिवर्स के बारे में कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी का जो रिसेंट टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जो हमने एटमॉस्फेयर में, या एटमॉस्फेयर तो नहीं कह सकते, स्पेस में इंस्टॉल कर रखा है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले लगभग 30 सालों तक जो टेलीस्कोप फंक्शनल था, जो हमारे लिए दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, उसका नाम था हुब्बल स्पेस टेलीस्कोप। अब हुब्बल स्पेस टेलीस्कोप धीरे धीरे वो अब उसको डिफंक्ट किया जाएगा। अब नया जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये हुब्बल टेलीस्कोप की तुलना में 100 टाइम्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में तो लगभग 25 साल लग गए,
25 साल से हम बना रहे थे, कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है पिछले साल दिसंबर 2021 में। तो अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने स्पेस में इंस्टॉल कर दिया है और वहाँ से वो दुनिया के अलग अलग जगहों से आने वाली लाइट को स्टडी करेगा और इससे हमें यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता चलेगी वो क्या है, ज़रा देखो। इट विल हेल्प अस टू लुक इनटू द पास्ट। तो एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। और वैसे तो टाइम मशीन एक फिक्टिशियस आइडिया है कि हम उससे फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप विल एटलीस्ट हेल्प अस इन नोइंग द पास्ट। वो हमें पास्ट के बारे में जानने में मदद करेगा। कैसे, ज़रा समझो। देखो, आप तो एक बात जानते हैं कि स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस। लाइट ईयर का मतलब क्या है? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का मतलब ये है कि लाइट को जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 1 साल के अंदर, दैट डिस्टेंस विल बी 1 लाइट ईयर। यानी कि लाइट जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड से अगर वो चले तो 1 साल में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग 1 लाइट ईयर, राइट। तो इस तरीके से स्पेस, चूँकि स्पेस में हम इतने लार्ज डिस्टेंस में बात करते हैं कि वहाँ किलोमीटर मीटर से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे फिर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स। तो आप ज़रा सोचो कि ये है हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप। मान लो स्पेस में एक जगह है और दूर पे कोई एक इस तरीके का गैलेक्सी है या कोई स्टार है। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है यहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप पे पड़ रही है। अगर ये गैलेक्सी या स्टार हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स अवे हुआ, 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अगर दूर हुआ, यानी कि ये डिस्टेंस 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स हुई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो आने वाली लाइट है वो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो शुरू हो गई थी और पहुँचते पहुँचते इसको यहाँ पे आते आते 13.8 बिलियन ईयर्स लग गए। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट यहाँ हमारे पास पहुँच रही है ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी और 13.8 बिलियन ईयर्स के आसपास में हमारा बिग बैंग हुआ था। दिट इज़ आवर एस्टिमेशन अबाउट द बिग बैंग, यानी कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर इस लाइट को हमने डिटेक्ट कर लिया जो 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब बिग बैंग हुआ था उस टाइम में किस तरह की लाइट्स थी या उस टाइम में यूनिवर्स हमारा कैसा था। तो वी कैन नो मैनी थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स राइट आफ्टर इट्स ओरिजिन, राइट आफ्टर बिग बैंग। आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिस्टेंस मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, तो एनी डिस्टेंस विच इज़ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स, उस डिस्टेंस से आने वाला लाइट 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है और वो लाइट फिर मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि उसी वक्त जनरेट हुआ था जब बिग बैंग हुआ था। उस लाइट को स्टडी करके हम लोग यूनिवर्स कैसा था राइट आफ्टर इट्स ओरिजिन, राइट आफ्टर बिग बैंग, उसको समझ सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन गोल ऑफ दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप। उसके अलावा कल भी हम बात कर रहे थे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का मेन काम होगा इस डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाले। दीज आर द मिस्टीरियस एलिमेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्स। जेम्स वेब टेलीस्कोप को लेकर के नासा ने काफ़ी अच्छा वीडियो रिलीज़ किया है, इसको आप देखिए, इससे आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेंगी। सो आई एम गोइंग टू प्ले इट फॉर यू नाउ।
सो दिस वाज अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। लगभग कई सारी बातें आपको पता चल गई कि इसके पहले 4 और टेलीस्कोप और 3 और टेलीस्कोप भेज चुका है नासा। लेटेस्ट वन इज़ हुबल, मैंने जैसा कि आपको बताया। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप और हुबल टेलीस्कोप में मेन अंतर क्या है, ज़रा एक बार देखते हैं। देखिए, अभी हुबल टेलीस्कोप में कैसा है कि इट विल ऑर्बिट, हुबल टेलीस्कोप ऑर्बिट अराउंड द सन, इस तरीके से ये घूमता रहता है। लेकिन हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप इट विल नॉट ऑर्बिट अराउंड सन और अर्थ। आई एम सो सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं कि हुबल टेलीस्कोप इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड नहीं। हुबल टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड ऐसे ऑर्बिट करता है इन लोअर अर्थ ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ अबाउट 597 किलोमीटर, राइट। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट नहीं करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पोजीशन किया गया है एट लैग्रेंज पॉइंट 2। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है ज़रा समझो। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे दैट पॉइंट इन द स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ आर बैलेंस्ड। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाए। तो इस कारण से वो पॉइंट पे अगर आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट लॉन्च किया है तो उसी पॉइंट पे बना रहेगा। तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे ये अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप भी आगे चलता जाएगा। So it is launched at Lagrange point 2, which is at that point where the Earth and Sun's gravitational pull are balanced। इस तरह के टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट हमारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है और जेम्स वेब टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट 2 पे लॉन्च किया गया है। जैसा कि आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि लॉन्च के लगभग कई सारे महीनों के बाद ही पहला इमेज निकल सकता है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि लॉन्च हुआ था दिसंबर 2021 में और लगभग 6-6.5 महीनों के बाद आप भी पहला इमेज निकल के आया, जिस कारण से हम न्यूज़ हम कवर करें। चलिए और देखते हैं। हुबल टेलीस्कोप का डायमीटर काफ़ी छोटा था 2.4, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप उसके तुलना में काफ़ी बड़ा है, 6.5 मीटर का उसका डायमीटर है। स्ट्रेंथ वाइज जेम्स वेब टेलीस्कोप इज़ मच स्ट्रॉन्गर, 100 टाइम्स मोर पावरफुल दैन हुबल। और इसी कारण से जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस तक यानी कि ज़्यादा पास्ट में जा सकते हैं एंड वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिग बैंग एंड द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्स राइट आफ्टर द बिग बैंग हैपेंड। इस वीडियो में भी आपने देखा कि हुबल टेलीस्कोप वाज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप विल बी यूजिंग इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का वेवलेंथ कम होने के कारण ये ज़्यादा डिस्टेंस तक की लाइट को कब ऑब्जर्व कर पाएगा और हमें ज़्यादा पास्ट में लेकर के जा सकता है जेम्स वेब टेलीस्कोप बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस ऑफ इंफ्रारेड लाइट। और इंफ्रारेड के कारण इट विल रिवील क्लियरर एंड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस एज वेल। करंट न्यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिसंबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था। लगभग 6-7 महीनों बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहला इमेज यूनिवर्स का भेजा है। ये इमेज किसका भेजा है ज़रा देखना। करीना नेबुला में, नेबुला आई होप यू नो द लंप ऑफ गैसेस, करीना नेबुला से उसने एक नया यंग फॉर्मिंग स्टार यानी कि नया स्टार बनता हुआ एक रीजन का इमेज उसने भेजा है हमारे पास, NGC3324। इसको मकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया न्यू फॉर्मिंग स्टार का इमेज हमारे पास भेजा है। दिस इज़ द फर्स्ट इमेज, ये कोई माउंटेन नहीं है, दिस इज़ द इमेज ऑफ a newly forming star that has been sent by जेम्स वेब टेलीस्कोप टू अस। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जैसा कि आपने देखा होगा उस वीडियो में भी, लैग्रेंज पॉइंट बहुत दूर पे है हमारे अर्थ के तुलना में, इट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे। इस कारण से अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप में तो फिर उसको मैनुअली रिपेयर कर पाना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि इतने हाइट तक हम किसी भी एस्ट्रोनॉट को भेज नहीं सकते। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about cervical cancer vaccine and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर पहले वो समझते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज अ कंडीशन व्हेन द सेल लाइन इन द सर्विक्स ऑफ विमेन स्टार्ट्स ग्रोइंग मलिग्नेंट सेल। तो सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस दैट कनेक्ट्स यूटेरस टू वजाइना, राइट। तो
सर्विकल कैंसर, यहाँ पे मलिग्नेंट अगर सेल्स डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज़ मेनली और सर्वाइकल कैंसर मेनली हैपन्स बिकॉज ऑफ सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसमें एक मेल जो वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइकल कैंसर के पीछे, इट इज़ अ टाइप ऑफ दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV शॉर्ट में कहते हैं। तो HPV वायरस से तो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, और लेकिन इसी HPV वायरस के कारण एक और बीमारी होती है, वो है सर्विकल कैंसर। ये सर्विक्स के जो सेल्स हैं उसको मलिग्नेंट बना सकता है। ये जो सर्विकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इट इज़ प्रिवेंटेबल इफ़ इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली। लेकिन अगर इसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो इट कैन बी फैटल ऑल्सो। इनफैक्ट इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अमंगस्ट वीमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर एंड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ कैंसर अमंगस्ट वीमेन। WHO के हिसाब से पूरे दुनिया का 1/5 सर्वाइकल कैंसर का केसेस इंडिया में होता है। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 1,20,000 केसेज आते हैं सर्वाइकल कैंसर के, और 50% केसेस में डेथ हो जाती है। मतलब सर्वाइकल कैंसर इज अ सीरियस मेजर कंसर्न, राइट। इट इज़ जनरली सजेस्टेड कि यू शुड inform all the family members, all the female family members and friends around you to be aware about cervical cancer and get tested, checked or screening once a year if the women belongs to the age group of 30 to 45. तो ऐसा आपको भी करना चाहिए इन जनरल। अभी देखते हैं सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड करंट न्यूज़ क्या है। देखिए, दुनिया में ऑलरेडी 2 वैक्सीन्स थे जिनका इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा था सर्वाइकल कैंसर के लिए। मतलब सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अगर अर्ली एज में जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको वैक्सीन भी दिया जा सकता है। दुनिया में 2 इस तरह के वैक्सीन्स ऑलरेडी डेवलप्ड थे। एक है गार्डासिल फ्रॉम मर्क विच इज़ क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट का मतलब ये 4 अलग अलग तरह के वायरस से या बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देगा। दूसरा वैक्सीन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का सेरवारिक्स वैक्सीन वाज देयर, इट वाज बाईवैलेंट, मतलब 2 अलग अलग तरह के वायरस से प्रोटेक्शन देगा। ये जो वैक्सीन थे ये दीज आर अवेलेबल इन इंडिया सिंस 2008 इटसेल्फ, बट दीज वैक्सीन्स आर येट टू बी इंक्लूडेड इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है उसके बारे में थोड़े टाइम बाद देखते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने खुद का सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन बना लिया, उसका नाम है सर्वावैक। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और उसको बना तो हमने पहले ही लिया था, इसको मार्केट यूज़ के लिए ऑथोराइजेशन मिल गया है बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो सर्वावैक है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पापिलोमा वायरस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। क्वाड्रीवैलेंट मतलब 4 अलग अलग तरह के वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोटेक्शन देगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिस सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको समझते हैं। एकदम सरल भाषा में कहें तो हमारी सरकार इस प्रोग्राम को चला रही है सिंस 1985 से पहले इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते थे, उसके बाद से इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहने लगे। इसका मेन गोल है कि हमारे देश के अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सब को कुछ बेसिक तरह की वैक्सीनेशन करा दी जाए ताकि उनको कई सारी जो बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके। तो इसमें सिर्फ इन्फेंट्स को नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी कवर किया जाता है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। तो इसमें किस किस तरह के वैक्सीन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किन किन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वह हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड डायरिया। इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें कवर करने के लिए इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एक नया मिशन लॉन्च किया गया जिसको हम लोग कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। The next article is about India's renewable energy targets and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखिए, हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एनर्जी फोरम चल रही है जिसका नाम है सिडनी एनर्जी फोरम। तो
तो एनर्जी फोरम में दुनिया के अलग अलग देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है, उसको हमने एनर्जी फोरम कहा है। इट इज़ बीइंग हेल्ड इन सिडनी, सो इसका नाम है सिडनी एनर्जी फोरम। वहाँ पे हमारे देश के पावर मिनिस्टर RK सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया और RK सिंह जी ने बताया कि इंडिया ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अपने टारगेट डेट से 9 साल पहले अचीव कर लिया। तो इसको ज़रा समझते हैं डिटेल में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो, इंडिया ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट ले डाउन किया था इन पेरिस क्लाइमेट डील। पेरिस क्लाइमेट डील आई होप यू मस्ट बी नोइंग 2015 में साइन किया गया, COP21 में, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। पेरिस क्लाइमेट डील इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर ईच एंड एवरी कंट्री हैड टू मेक देयर ओन कमिटमेंट कि व्हाट दे कैन डू फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हर देश को अपना अपना कमिटमेंट करना था, तो इंडिया ने भी अपना कमिटमेंट रखा। इंडिया के जो कमिटमेंट थे, जिसको हम लोग इंडियाज़ INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसके ये फीचर्स थे कि वी विल रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी बाय 33%। जो दूसरी जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि वी विल जनरेट एटलीस्ट 40% ऑफ आवर नॉन फॉसिल फ्यूल 40% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल रिसोर्सेज बाय 2030। RK सिंह जी कह रहे हैं कि देखो, हमने टारगेट रखा था 40% तक जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है वो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेंगे। वैसे नॉन फॉसिल एंड रिन्यूएबल आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट मोर और लेस दे आर ओवरलैपिंग। तो हमने टारगेट रखा था कि 2030 तक 40% ऑफ हमारा एनर्जी प्रोडक्शन जो है हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। लेकिन उन्होंने RK सिंह जी ने बताया कि ये टारगेट तो हमने अभी अचीव कर लिया, 2021-22 में अचीव कर लिया। यू सी, हमारा ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन है 402 गीगावाट और उसमें से 162 गीगावाट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि 41% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ आर एनर्जी प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मीन्स द टारगेट हैव बीन अचीव्ड 9 years इन एडवांस। लेकिन आपको एक और बात जाननी चाहिए, अब ये बात चली रही है तो, कि जो हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की एट ग्लासगो इन दिसंबर 2021, वहाँ पे ना इंडिया ने अपने टारगेट को अपग्रेड कर दिया है। तो जो हमने INDC प्रपोज किया था पेरिस क्लाइमेट डील में, उसको अपग्रेड कर दिया है और वहाँ पे जो हमने अपने लिए टारगेट रखा है वो है पंचामृत स्ट्रैटेजी, 5 pronged स्ट्रैटेजी। 5 pronged स्ट्रैटेजी में सबसे जो एक चेंज है वो है, बड़ा चेंज वो है कि 50% ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम वाया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अब हमने नया टारगेट किया है कि 40 नहीं 50% ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। उसके अलावा और भी हैं, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को हम लोग 500 गीगावाट तक लाएंगे बाय 2030। अपना कार्बन इमिशन, जो भी हमारा प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है, उसको 1 बिलियन तक कम करेंगे बाय 2030। कार्बन इंटेंसिटी, पहले टारगेट कितना था पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से 33%, अब हमने कहा 45% तक घटाएंगे एंड वी विल बिकम नेट जीरो बाय 2070। दैट इज़ इंडियाज़ पंचामृत स्ट्रैटेजी। चलिए, तो मुद्दा यह है कि कम से कम पेरिस क्लाइमेट डील वाला तो टारगेट अचीव कर लिया है, अगर सब ठीक रहा तो हम पंचामृत के भी टारगेट्स को अचीव कर लेंगे एज पर आवर पावर मिनिस्टर RK सिंह। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम। ये स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2018 में लॉन्च किया था। इसके 2 कॉम्पोनेंट, इस स्कीम के अंदर ओवरऑल 2 पार्ट हैं। पहला है, देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो ये है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे हमारे देश के अंदर। तो 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। तो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले जाएंगे जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मान लो बुखार हो गया, डायबिटीज़, डेंटल केयर, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस आयुष्मान भारत स्कीम का पहला कंपोनेंट, दैट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरा कंपोनेंट इसका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह है, इट इज़ अ सब कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। इट इज़ एन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा पर फैमिली पर ईयर। तो फैमिली वाइज कार्ड बनेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, विच इज अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा इफ़ यू आर अंडर द इंटाइटल्ड बेनिफिशियरी। टोटल 10 करोड़ परिवारों को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा।
कौन कौन से परिवारों को इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट दिया जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड अंडर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2022 जैसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो पिछली वाली है 2011 की, उसके बेसिस पे टारगेटेड बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। आपको अगर नहीं पता कि आप टारगेटेड बेनिफिशियरी में हैं कि नहीं, तो आप अपने लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ये जो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज़ इम्पैनल्ड अंडर दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आप जाकर के देख सकते हैं कोई भी प्राइवेट अस्पताल ये जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इम्पैनल्ड है कि नहीं। अगर है तो फिर वहाँ पर भी आपका इस्तेमाल, आपका इलाज 5 लाख रुपये तक का हो जाएगा कैशलेस, बिना किसी खर्चे के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबल बेनिफिशियरीज, कि आप एलिजिबल बेनिफिशियरी में हैं कि नहीं एज पर दिस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं योर एलिजिबिलिटी इन द मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या फिर आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं मेरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना .gov.in, या फिर इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, एक कैंपेन चलाया जाता है। देखो, कई सारे लोगों का इसमें इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं, लगभग 50 करोड़ लोग इसमें कम से कम बेनिफिशियरी के तौर पे होने चाहिए, लेकिन कई सारे लोगों ने अपना कार्ड बनवाया ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका बेनिफिट उनको इस जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मिल सकता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो भी बेनिफिशियरी हैं वो अपना अपना कार्ड बनवा लें और इस स्कीम का वह फ़ायदा उठाएं, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, जिसका नाम है आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन। इसमें जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं उनको घर घर जा कर के बताया जाएगा कि देखो भाई, आपको अपना एक हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए, जिसमें आपको और आपके परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ये कैंपेन जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी चला रही है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है उसको थोड़े टाइम बाद देखेंगे। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि आसाम के अंदर इस कैंपेन को हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया, यानी कि आसाम के अंदर जो भी टारगेटेड बेनिफिशियरीज़ हैं आप आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, उनको अब अवेयर किया जाएगा सो दैट वो अपना अपना कार्ड बनवा लें अंडर जन आरोग्य योजना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का मेन काम है जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट कराना। देखो, जब जन आरोग्य योजना लाया गया था 2017-18 में, तब ये एक नेशनल हेल्थ एजेंसी बनाई गई थी। ध्यान देना, नेशनल हेल्थ एजेंसी बनाई गई थी 2017-18 में, जिसको मेन काम दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करें। ये जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विथ फुल्ली फंक्शनल ऑटोनॉमी। बाद में इस नेशनल हेल्थ एजेंसी को नाम दे दिया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 2019 में, और उसको काम दे दिया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को भी लॉन्च करना अपार्ट फ्रॉम दिस जन आरोग्य योजना। तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में कैसा है कि हम सब का एक हेल्थ कार्ड बनेगा, जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे हेल्थ कार्ड बनेगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी होगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जैसे आधार के लिए UIDAI है, वैसे ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हम सबका हेल्थ कार्ड बनवाएगी, जिस कार्ड पे सारे हमारे डाटाज इन्फॉर्मेशंस होंगे। अगर उस कार्ड के बेसिस पे जो भी हमारे सारे डाटा इन्फॉर्मेशन से स्टोर्ड होंगे, जैसे कि आधार पे के बेसिस पे हमारा आइरिस स्कैन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब स्टोर्ड रहता है, वैसे ही कार्ड में हमारे पुराने हेल्थ के सारे डाटा एक जगह डिजिटली स्टोर्ड रहेंगे कि कोई भी डॉक्टर को मान लीजिए हमारा इलाज करना है तो उस कार्ड का नंबर डाल करके वो फिर हमारा हेल्थ बैकग्राउंड चेक कर सकता है और उसके बेसिस पे वो इलाज कर सकता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नेशनल हेल्थ एजेंसी को हमने बना दिया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का अब काम है जन आरोग्य योजना को भी इम्प्लीमेंट करना और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को भी इम्प्लीमेंट करना। और ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसने आपके द्वारा आयुष्मान कैंपेन चलाया है। इस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी is headed by a CEO which is an officer of the rank of secretary to the government of India। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। सत्यमेव जयते इज मेंशन इन मुंडक उपनिषद and majority of the universe is in the form of dark energy, absolutely right, and dark matter attracts and holds the galaxies together, this is also right, so the correct answer is option C। वोस्ट्रो अकाउंट
इज अकाउंट विच इज़ हेल्ड बाय फॉरेन बैंक विद डोमेस्टिक बैंक। यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन इट इज़ नॉट इन फॉरेन करेंसी, इट इज़ इन डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ जाकर के ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नोस्ट्रो अकाउंट को लेकर के स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।